हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 56 और आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 के ऊपर, जो कि है लोन बाय फर्म टू पार्टनर। लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब अगर लोन बाय फर्म टू पार्टनर की बात करें, तो फर्म ने पार्टनर को ज़रूरत पड़ने पे लोन दिया होगा। अब फर्म डिसॉल्व हो रहा है, तो ये बिज़नेस के लिए एक एसेट्स हो गया। अब इस एसेट्स को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हमने करना सीखा भी नहीं है और ये सिखाया भी नहीं गया है। ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता नहीं है, इसका पेमेंट अलग से रिसीव होता है। तो इसीलिए इसकी एंट्री जो होती है, वो सीधा कैश और बैंक अकाउंट में होगी। कैश एंड बैंक अकाउंट डीआर टू लोन बाय, या सीधा आप लिख दो लोन टू पार्टनर अकाउंट। इसीलिए एक सिंपल सिंपल सी ये वाली एंट्री थी। अब इस पैसे का यूज किया जाएगा लाइबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट को पे करने के लिए। चौथी बात, चौथी एडजस्टमेंट थी, वो सी लोन बाय पार्टनर टू फर्म। देखिए, लोन बाय पार्टनर टू फर्म। एक बात तो आपको समझ में आई होगी, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म के लिए एसेट्स है, पर अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटीज है ना, लाइबिलिटीज। तो सर आपने इस लाइबिलिटीज को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। इट इज पेड सेपरेटली। इट इज पेड सेपरेटली आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज। और इसकी जो एंट्री होती है वो होती है लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डीआर टू बैंक और कैश अकाउंट। जब हम लोग बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इसके कॉन्सेप्ट्स हम लोग, और वैसे तो इसमें और बाकी कुछ है नहीं, पर और डिटेल में इसकी बातें करेंगे। कुछ बातें लोन के ऊपर और है, वो स्पेशल केसेस है, हम लोग अब पांचवें पॉइंट में उसको डिस्कस करेंगे। ये एक स्पेशल केस है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। मतलब इसका जो रेलेवेंस है रिलेटेड टू एडजस्टमेंट नंबर 4 ऑल्सो। एडजस्टमेंट नंबर 4। देखिए, होता क्या है, अगर फर्म ने किसी पार्टनर से, ये मिस्टर ए है, इससे लोन ले रखा था, ले रखा था 50,000 रुपीज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट समझना। फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने मिस्टर ए से लोन ले रखा था 50,000 रुपीज का। अब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इसका पेमेंट कैसे होगा, ये अभी मैंने आपको ऊपर समझाया। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इनका पेमेंट कब होता है वो समझिएगा। सबसे पहले जो पेमेंट होती है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट होती है। आउटसाइड लाइबिलिटीज, इनको पहली प्रायोरिटी दी जाती है। इनका पेमेंट करने के बाद फिर ए का लोन का पेमेंट होगा, ये होगी सेकंड प्रायोरिटी। और थर्ड में जो ए या बाकी के पार्टनर्स होंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स, इनके कैपिटल अकाउंट को पे किया जाएगा। ये होती है थर्ड प्रायोरिटी। ये पेमेंट की है प्रायोरिटी, है ना। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ। तो पहला पेमेंट होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज का, दूसरा पेमेंट होता है ए के लोन का, तीसरा पेमेंट होता है पार्टनर्स के कैपिटल का। और यही सिनेरियो हर केस में फॉलो किया जाएगा। तो सर दिक्कत कहाँ है? हाँ बेटा, अब दिक्कत मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है। पर पेन का कलर तो चेंज कर लूं। दिक्कत ये है, इफ द कैपिटल अकाउंट, इफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर ए, है ना, इस केस में मिस्टर ए, बिकॉज मिस्टर ए ने बिजनेस में लोन भी दे रखा है,
तो इफ कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर ए शोज डेबिट बैलेंस, जी डेबिट बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सारे एडजस्टमेंट्स को करने के बाद इनका जो बैलेंस है वो क्रेडिट नहीं डेबिट है, मतलब लोन के पैसे इनको देने हैं पर कैपिटल के नाम के पैसे उल्टा इनसे लेने हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से ये सिनेरियो बना कि अब कैपिटल इनका नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे केस में हिज लोन अकाउंट विल बी सेटल्ड अगेंस्ट हिज कैपिटल अकाउंट to the extent of debit balance of capital account। सर थोड़ी बातें समझ में आ रही है, थोड़ी बातें नहीं समझ में आ रही है। बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर ए, हमने ए का लोन कितना दिखाया था? एज लोन टू दी फर्म इज ₹50,000, है ना? हमने ए का लोन कितना दिखाया है? 50,000। और अब हम लोग बता रहे हैं कि ए का जो कैपिटल है, पहले सिंपल सिनेरियो लेते हैं। ए का जो कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। तो इस केस में तो बहुत सिंपल है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां फर्स्ट लोन्स पेमेंट होगा, लोन पेमेंट। और वो लोन पेमेंट कैसे होगा? एज लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 50,000 50,000। और फिर सेकेंडली जो इनका कैपिटल का पेमेंट होगा, कैपिटल्स पेमेंट एज कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 40,000 40,000। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सेकेंड सिनेरियो की बात करते हैं। सेकेंड सिनेरियो में क्या था? ए का लोन ₹1,00,000 का है और ए का जो कैपिटल है इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹70,000। अब इस केस में लोन का पेमेंट जो होगा वो कितना होना चाहिए? आप बताओ मेरे को, लोन का पेमेंट कितना होना चाहिए? तो लोन का पेमेंट सिर्फ 30,000 होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट क्या होगा? एज लोन अकाउंट DR 1,00,000। अब यहाँ प्रायोरिटी नहीं चलेगी, पहले ए के कैपिटल के साथ लोन को एडजस्ट किया जाएगा 70,000 और फिर रिमेनिंग का पेमेंट होगा बैंक के थ्रू 30,000 रुपीज का। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। अब एक वर्स्ट केस समझते हैं। वर्स्ट, ए का जो लोन था वो था 1,00,000 रुपीज का और ए का जो कैपिटल अकाउंट शो कर रहा था डेबिट बैलेंस वो 1,50,000 का शो कर रहा था। अब इस केस में तो लोन अमाउंट हमारा हमारे कैपिटल के डेबिट बैलेंस से भी कम निकला। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ए के लोन के साथ कैपिटल का एडजस्टमेंट तो होगा बट अप टू 1,00,000 ही पॉसिबल है ना? अप टू 1,00,000 ही पॉसिबल है। पर ए का कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस जो है वो 1,50,000 का है। तो फर्म नीड मनी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पार्टनर अप टू ₹50,000। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आइए मैं शुरू से शुरू करता हूँ। आज की वीडियो हमने जहाँ से शुरू करी, लेक्चर नंबर 56, कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो वो फर्म के लिए एसेट्स है। फर्म वो पैसे अलग से लेगा रियलाइजेशन में और पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर पार्टनर जो है उसने फर्म को लोन दे रखा है तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है और ये पैसे उसे चुकाने हैं।
चुकाने के लिए वो एंट्री करेगा लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश, और ये पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के सारी लाइबिलिटीज के पेमेंट के बाद कर दी जाएगी। लेकिन एक स्पेशल केस बनता है जब जिस पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है उसी पार्टनर का एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस दिखे वो आपको नेगेटिव दिखे, डेबिट साइड पे दिखे, तो अब आप क्या करोगे? तो वहां पे मैंने आपको 3 केसेस बता दिए। पहला केस तो बहुत सिंपल है, यहाँ लोन भी है और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों का पेमेंट अलग अलग होगा। पर सेकंड सिनेरियो जहाँ पे लोन है और कैपिटल का बैलेंस डेबिट है, तो आप देखना कितना डेबिट है, क्या वो लोन के अंदर है? तो अगर लोन अमाउंट के लिमिट के अंदर है तो आप फाइनली दोनों को एडजस्ट कर देना और रिमेनिंग लोन का बैलेंस पे कर देना बैंक के थ्रू। लेकिन अगर वर्स्ट कंडीशन हो जाए कि लोन 1 लाख है और कैपिटल का डेबिट बैलेंस 1,50,000 का है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? उनका जो लोन का अमाउंट है वो तो कैपिटल से एडजस्ट होगा, उसके बाद जो कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस जितना बचेगा उतने पैसे जो हैं वो 50,000 रुपए घर से लेकर आएगा। तो ये जितने भी सिनेरियोज बनते थे अलग अलग मैंने आपको समझा दिए। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो मेरा डिस्कशन का बचता है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने ये आपके साथ डिस्कशन किया था, पर मैंने नोट्स का पार्ट इसको नहीं बनाया था। तो मैं एक बार इसको नोट्स का पार्ट बना लेता हूँ जिससे कि आपका जो एक फ्लो है वो बन जाएगा। ये है पॉइंट नंबर 6 हमारा। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया ना, मैं इसको क्या करता हूँ, केस ए, बी एंड सी कर देता हूँ, इससे क्लैरिटी अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल जो है बेटा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन के लिए तो कभी नहीं आएगा। गुडविल जो होगी वो ऑलरेडी अपीयर करेगी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में। तो आप ये बात समझ लेना कि ये गुडविल जो है वो परचेज गुडविल है। आपने भी किसी की गुडविल खरीदी होगी और आज आप अपना फर्म बेच रहे हो, तो हो सकता है कि ये गुडविल आपका जो अभी प्रेजेंट में जो परचेज गुडविल का पार्ट जिसको राइट ऑफ आपने नहीं किया है, वो पार्ट खरीदने के लिए हो सकता है कि कोई पार्टनर या कोई आउटसाइडर तैयार हो जाए। अगर तैयार होते हैं तो उनको बेच दो, नहीं होते हैं तो वैल्यू को मानेंगे जीरो। बस सिंपल सा ट्रीटमेंट है इसका। तो ट्रीटेड it will be treated like any other assets. It will be treated like any other assets. First, transferred to realization account with other assets, and फिर realization. इनका realization भी 3 तरीके से होगा। पहले, sold to outsiders. ठीक है, मैं outsiders लिख देता हूँ। आउटसाइडर्स, तो किसी बाहर वाले ने खरीद लिया तो उससे पैसे दे दूंगा, मतलब सॉरी, उससे पैसे ले लूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा, किसी पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया, टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर चाहता है कि इस नाम को वो बिजनेस में यूज करे, तो ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट में उतने पैसे मैं ले आऊंगा। ठीक है, जो भी बुक में लिखा होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो will assume that nothing have been realized। तो आई होप आज की बातें भी आपको बहुत सारी समझ में आई होगी। चलिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिवाइज कर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेके सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट में जो गुडविल गिवन है दैट इज परचेज गुडविल। हमारी गुडविल खुद की नहीं है, ये खरीदी हुई गुडविल है, अभी बुक्स में दिख रही है। रियलाइजेशन में बाकी एसेट्स की तरह ये भी एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, रियलाइज्ड होगा। आउटसाइडर को बिकता है तो कैश आएगा, पार्टनर्स को बिकता है तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो इसे हम लोग एज्यूम करेंगे कि कुछ भी रियलाइज्ड नहीं हुआ है।
तो मैंने अभी तक के सारे वीडियोस जितने भी डिसोल्यूशन के बनाए उसमें कई सारी बातें आपको बता दी है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर फोकस करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे पास्ट ईयर्स के। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अभी तक हमने जो बातें पढ़ी है वो हमने सही पढ़ी है, हमें बातें समझ में आई हैं और क्या हम क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं कि नहीं। तो एक रियलाइजेशन का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। सीबीएसई 2023 में राजस्थान और यूपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दो पार्टनर्स हैं जीएनएम और इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट गिवन है। बैंक बैलेंस है 75,000 का। करंट एसेट्स हैं 4,80,000 के। बैंक को छोड़ के मशीनरी है 7 लाख रुपए की। लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख का है। पेटेंट्स 10 लाख का है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 15,000 का और बुक में गुडविल दी हुई है 1,20,000 रुपए की। क्रेडिटर्स हैं 50,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 45,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 5,000 के। 9% का लोन है 15 लाख रुपीस का। ऑब्वियसली बैंक का लोन होगा। जी जो है वो 6 लाख रुपीस कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। एम 7 लाख। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। ऑन अदर करंट एसेट्स रियलाइज 10% लेस। Machinery was sold at its book value. 9% loan was discharged together with unrecorded interest of 1,35,000. Expenses on dissolution amounted to rupees 10,000. तो आपको इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो मैंने अभी तक जो भी बातें पढ़ाई है मैं उसको डिटेल में फिर से आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ताकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने आपको मेरे साथ साथ आ जाए। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए फॉर्मेट बनाइए जल्दी से। ये हमारा फॉर्मेट है। अब हम लोग सबसे पहला क्या काम करते थे, स्टेप नंबर 1, जितने भी ऐसे एसेट्स हैं जो रियलाइज हो सकते हैं कैश में, उसको हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे लिखते थे। तो चलिए आप यहाँ पे नाम लिखिए, टू सन्ड्री एसेट्स, और सारे एसेट्स यहाँ से भेजो। सबसे पहले बैंक आएगा, नहीं नहीं आएगा। अदर करेंट एसेट्स आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ लिखो अदर करंट एसेट्स। अमाउंट कितना, 4,80,000। उसके बाद मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लिखो मशीन 7 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख। उसके बाद क्या आएगा सर, पेटेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, नहीं सर ये तो रियलाइज नहीं होता, ये तो कूड़ा कचरा है, ये नहीं आएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और गुडविल आएगा, बिल्कुल बाकी इंटेंजिबल एसेट्स की तरह ये भी आएगा। तो पेटेंट और गुडविल आएंगे। तो पेटेंट लिखो और गुडविल लिखो। अभी अभी गुडविल के कॉन्सेप्ट को मैं तुमको समझाया हूँ। 1,20,000। इधर आओ और लिखो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। और जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, पार्टनर्स के फ्रेंड फैमिलीज को छोड़ के, सॉरी, पार्टनर्स के खुद के लोन को छोड़ के फ्रेंड फैमिलीज वगैरह सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आ जाएंगी। तो वो लिखो, क्या है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। सर एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी था, बिल्कुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। और 9% का लोन। अब अमाउंट देखते हैं, 50, 45, 5, 50, 45, 5 और ये था 15 लाख। चलिए स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने एसेट्स को उठा के रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया और लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र कर दी। अब हमारा स्टेप नंबर 2 था पेमेंट करना है, सॉरी, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें देखना है कि हमें कितने कितने एसेट्स की रियलाइजेशन हो रही है। देखो पहला क्या लिखा है, अदर करेंट एसेट्स रियलाइज 10% लेस। तो सबसे पहले अदर करेंट एसेट्स 4,80,000 था, 10% लेस। तो ये हो गया 48,000 माइनस करेंगे, 4,32,000 रुपीज़ का हमें रियलाइजेशन हुआ।
उसके बाद क्या बाकी के एसेट्स के बारे में बोला, हाँ मशीन वॉज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू, तो मशीन वॉज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू, तो 7 लाख की बात यहाँ पे हो गई। उसके बाद कुछ बात हुई नहीं सर, सीधा फिर तो लोन पे चले गए। तो बाकी के लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में, तो मैंने आपको याद करो बताया था कि टेंजिबल एसेट्स के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बोले तो उसकी वैल्यू को बुक वैल्यू मानते हैं, पर इनटेंजिबल एसेट्स की बुक वैल्यू को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट्स कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, सीधा लैंड एंड बिल्डिंग जितने का था उतने में बिक गया, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। और वो कितने का था, 15 लाख का था। 15 7 22, 22 4 26, 26 लाख 32 हज़ार का हमें रियलाइजेशन हो गया। अब हमें क्या करना था सर, स्टेप नंबर 3, टू बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज करना था, है ना, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। आइए किस किस बात की लाइबिलिटी है, सबसे पहले तो 9% लोन की है, इसे 15 लाख को पे करना है, 1,35,000 जोड़ के। ठीक है सर, जितना बोला उतना आपको करना होगा। 9% लोन, 16,35,000 ये पे करना होगा। उसके बाद लोन के बारे में तो सर कुछ बोला नहीं, पर लोन के बारे में हमने पढ़ा था कि जितने भी आपके लोन हैं, जितने भी पेमेंट होने हैं बाहर वालों के, वो आप बुक वैल्यू पे कर दोगे 50,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 45,000। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने तब बनाया था जब हमें डेटर्स के ऊपर डाउट था। आज बिजनेस क्लोज हो रहा है और वो डाउट अभी तक रियलिटी में कन्वर्ट हुआ नहीं है, तो वो पीएनएल को मतलब प्रॉफिट को माइनस करके बनाया गया था, तो उसे प्रॉफिट में वापस ऐड करेंगे, और उसी को ऐड करने के लिए हमें ये एंट्री, ये ट्रीटमेंट का यूज़ करना पड़ा है। तो ये जैसे ही रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे गया, अपने आप वो प्रॉफिट में दिखने लगेगा। तो आप प्रोविज़न को आप बाहरी लाइबिलिटी मत मानना, ठीक है? ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। दूसरी बात, 17,30,000 यहाँ पे पेमेंट हो गया। उसके बाद एक पेमेंट और था टू बैंक अकाउंट, ये था एक्सपेंसेस को लेके 10,000 रुपीज़ का, जो कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था लास्ट लाइन में, एक्सपेंसेस 10,000 का पे। चलिए सारी स्टेप्स हो गए। स्टेप 1, चलो मैं आपको समझा देता हूँ अभी तक जो हम लोग बातें कर रहे थे। स्टेप नंबर 1 ये बहुत ईज़ी रहा। फिर ये था हमारा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, और अब हमें स्टेप नंबर 5 करना है, दैट इज़ क्लोज करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चेक करना होगा कि प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है। तो ये देखने के लिए थोड़ा सा इसको नीचे ले जाते हैं। टोटल एक बार मैं रफ में टोटल कर लेता हूँ जी सर। डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, 45,50,000। क्रेडिट साइड का बैलेंस कम आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 3,18,000 से। तो मतलब फर्म को लॉस हो गया, तो आप यहाँ लिखोगे बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। दो पार्टनर्स थे जी, तो जी के कैपिटल अकाउंट में 3:2 में ट्रांसफ़र होगा, और एम्स कैपिटल अकाउंट में 3,18,000 का हमारा लॉस था। 3/5, 3,18,000, 2/5, तो ये आएगा 1,90,800 और ये आएगा 1,27,200। तो आई होप आपको अभी तक की बताई गई सारी बातों के वजह से सीबीएसई के 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस और भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिसकी प्रैक्टिस हमें आने वाले 2-3 क्लासेस में करनी है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा कहीं पे भी बचा होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक मेरे हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिसोल्यूशन के पढ़ लिए हैं। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। आने वाले 2 क्लासेस में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और डिसोल्यूशन और पूरे पार्टनरशिप को दी एंड करेंगे। फिर हमें न्यू चैप्टर्स की तरफ बढ़ना है, इशू ऑफ शेयर्स, जो कि पार्ट ए का वॉल्यूम 2 है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।